बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम फर्दर डिस्कस करेंगे एओफी शरिया स्टैंडर्ड के हवाले से जो हमारी रिकॉर्डिंग 1 और 2 के अंदर चीज़ें चल रही थी, उसी की कंटिन्यूशन में। तो हमने क्लॉज 1 तक जो है वो चीज़ें देख ली थी, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड को हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद प्रोसीजर्स प्रायर टू दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबाहा ये चल रहे थे। और उसके बाद जो एक्विजिशन और कंक्लूजन, ये दो तीन फेजेस इसके बाद के हैं। तो प्रोसीजर प्रायर टू दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मुराबाहा के अंदर हमने बात की थी कस्टमर एक्सप्रेशन ऑफ हिज विश के इसके जो कस्टमर है वो इस बात का वजाहत करता है, इस बात को यानी मेंशन करता है कि ये चीज़ मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, सवाल अच्छा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है। तो बेसिकली रीडर्स आर लीडर्स वाले फॉर्मूले से जब पढ़ने का ज्यादा है तो आगे बढ़ने का भी ज्यादा है। तो इसको पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसलिए इस दफा बजाय मैंने अलग से प्रेजेंटेशंस बनाने के, मैंने आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही शुरू कर दिए, ताकि आप लोगों को जो है ये शिकवा ही ना रहे कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कुछ है और वो कंटेंट कुछ है। डायरेक्ट हम कंटेंट को ही देख रहे हैं, ताकि जो है वो आप लोग बेहतर अंदाज में इसको समझ सकें। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो हम वो उसको डिस्कस कर सकें। इसका सब क्लॉज 1 जो है विश कर रहा है, कस्टमर जो है वो चाह रहा है कि हम ये चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं बैंक के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो इंस्टीट्यूशन में परचेज द आइटम ओनली इन रिस्पॉन्स टू इट्स कस्टमर विश एंड एप्लीकेशन, एज लॉन्ग एज दिस प्रैक्टिस इज compatible with the Sharia's परसेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सही, कोई चीज शरिया कंप्लाइंट चीज ही जो है इसमें परचेज की जा सकती है, और सिर्फ कस्टमर की विश की बुनियाद पे, क्योंकि बैंक जो है वो नॉर्मल कंपनी नहीं है कि आपके पास पहले से जो है वो चीजें लेके रखे और आपको जो है वो प्रोवाइड करे। तो नॉर्मली जो है वो बैंक जो है वो आपकी विश के मुताबिक ही, कस्टमर की विश के मुताबिक ही चीजों को अवेलेबल करेगा। इस क्लॉज में हमारे पास ये पॉइंट हमें समझ में आया। उसके बाद जो है विद अब 2/1/2 जो है हमें बता रहे हैं विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 2/2/3। तो यानी इसका मतलब है फ्यूचर की किसी की हमें बात कर रहा है। 2/2/3 ये वाला है। द इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर दैट द पार्टी फ्रॉम whom द आइटम इज बॉट इज अ थर्ड पार्टी अदर देन कस्टमर। यानी बैंक ये नहीं करेगा या इंस्टीट्यूशन ये नहीं करेगा कि सेम उसी पार्टी से कोई आइटम परचेज करे और उसके बाद उसको सेल करे, बल्कि वो कोई थर्ड पार्टी हो, कोई डिफरेंट पार्टी हो। क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा, बायबैक हो जाएगा, बैइना हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इस पे शरीय स्कॉलर्स की बहुत कंसर्न है। तो उसको जो है वो अवॉइड किया जाएगा। सही, और दिस रीजन फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट परमिटेड फॉर अ कस्टमर टू सेल एन ordered item to the institution and the repurchase it through a मुराबाहा ट्रांजेक्शन। सही, ये जायज नहीं है कि कस्टमर अपनी कोई चीज पहले बैंक को बेचे और फिर वो दोबारा खरीद ले। तो ये चीज जो है बैइना या बायबैक की तरफ ले जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। नोर मे द पार्टी दैट इज सप्लाइंग द आइटम बाय होली और बाय वे ऑफ मेजोरिटी मोर देन 50% शेयर्स ओन्ड बाय द कस्टमर। बाज़ औक़ात खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज जो है वो उनकी सब्सिडरीज होती हैं, इनकी चाइल्ड कंपनीज होती हैं। तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जिसमें सब्सिडरी टोटल ओन सब्सिडरी से मामला हो रहा हो, या 50% से ज्यादा शेयर वाली कंपनी से काम हो रहा हो, तो ये चीज शरिया वाइज या स्टैंडर्ड वाइज अलाउ नहीं है। इफ अ सेल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एंड लेटर ऑन it is discovered that it was carried out through such practices, this would render the transaction void as it is tantamount to INA। ये बैइना की तरफ लेकर जाने वाली ट्रांजैक्शन है, तो इस सूरत में ये ट्रांजैक्शन void हो जाएगी, इसका प्रॉफिट जो है वो चैरिटी किया जाएगा। तो ये जो है ये रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने दिया था। तो बजाय रेफरेंस को हमने ऐसे ही छोड़ने के, हमने उस क्लॉज को पहले पढ़ लिया। इट इज परमिसिबल विद द ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 2/2/3। it is permissible for the customer to request the institution to purchase the item from a particular source of supply।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो ये वाली मुराबा ट्रांजैक्शन है, ये कंज्यूमर फाइनेंस में यूज नहीं होती आमतौर पे। ये यूज होती है बिजनेस फाइनेंस में, और बिजनेस के अपने सोर्सेज होते हैं, अपने मामलात होते हैं। वो जो है वो चाहता है कि हम एक स्पेसिफिक जो हमारा जो वो है, उससे जो है वो हम परचेज करें, उससे जो है वो खरीदें। तो ऐसे उसमें जो है वो कस्टमर को ऐसा अलाउ है, वो बता दे कि भाई फलाने सप्लायर से प्रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर सप्लायर से उसकी अच्छी बातचीत है, क्वालिटी से वो मुतमईन है, सप्लायर से उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो जो है सप्लायर को नॉमिनेट कर सकता है। हाउएवर द इंस्टीट्यूशन इज entitled टू decline to carry out the transaction if the customer refuses offers from other sources of supply that are more suitable for the institution। अच्छा, ऐसे उसमें जो है वो ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 5 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तकरीबन 100% क्लाइंट जो है वो अपने मखसूस सप्लायर से ही परचेज करना चाह रहा होता था। लेकिन इस क्लॉज के मुताबिक जो है वो शरिया स्टैंडर्ड एओफी जो है वो गाइड करता है कि बैंक खुद भी, इदारा जो है वो इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद भी दीगर सोर्सेज से भी, सप्लायर और से भी जो है वो माल हासिल करने की कोटेशंस ले सकता है। और अगर कस्टमर जो है वो इंसिस्ट करे नहीं, मैंने अपने ही सप्लायर से लेना है, और कोई जस्टिफाइबल रीजन भी सामने ना आ रही हो, और बैंक के लिए मिसाल के तौर पर जो सप्लायर जो है कस्टमर ने आइडेंटिफाई करके बताया है, वो वाले सप्लायर से चीज मिल रही है 3 लाख रुपए की, और बैंक ने जो है वो कोटेशन हासिल किए वो 2.5 लाख की हैं, तो बैंक के फेवर में, या एक्सवाइजी किसी सिचुएशन में जो है वो बैंक के फेवर में है। तो ऐसे उसमें जो है वो कस्टमर अगर नहीं वो ऐसे सप्लायर को एक्सेप्ट कर रहा जो बैंक के फेवर में है, तो बैंक जो है वो इस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर सकता है, यानी फाइनेंसिंग से मना कर सकता है कि भाई कोई दाल में काला महसूस होता है, आप जो है वो ज्यादा सुटेबल ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और कम सुटेबल ट्रांजेक्शन्स को हासिल करना चाह रहे हैं। 2/1/3, the customer wish to acquire the item does not constitute a promise, और अच्छा, अब इसको अगर हम डायरेक्ट कोडिंग करते जाएं, हम कहें कि पूरी बात याद रखना मुश्किल है, तो 2/1/1 को क्या कोड कर सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं? 2/1/1, इसमें क्या एक एक या दो वर्ड्स के अंदर हम पूरे पैराग्राफ को किस तरह समझ सकते हैं? यही चीज कहलाती है कोडिंग। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाए, सिर्फ सुनना ना हो बल्कि प्रैक्टिकल हो जाए। 2/1/1 का कोड हम मिसाल के तौर पर एक दो मैं कोइन कर सकता हूँ, बाकी आप लोग भी अगर चाहें तो कोइन कर दें इसमें। जी, माशाल्लाह, फलक की तरफ से आया है। नूरुल फातिमा, क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1। जी बिल्कुल, तो इसका ये कोड जो है ये तो आप वैसे ही 2/1/1 से समझ जाएंगे, लेकिन इसके जो अंदर वर्डिंग्स हैं उसको सामने रखते हुए हम क्या नाम इसका सजेस्ट करें, तो बेसिकली इसमें सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसमें हम इसी के वर्ड को भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर परचेज द आइटम ओनली इफ रिस्पॉन्स, व्हेन बैंक कैन परचेज, या व्हेन कस्टमर रिफ्यूज ऑर्डर फ्रॉम अदर सोर्स। ये अब 2/2 के लिए सही है, फलक ने बिल्कुल सही बताया। परचेज इन रेफरेंस टू दी शरिया कंप्लायंस, कस्टमर विश एंड एप्लीकेशन, सही है। तो यानी कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया, इसको डिफरेंट जो है वो कोड्स करके याद रख सकते हैं, आपको याद रहे। इसीलिए जब इसको आप डाउनलोडेड उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे, तो वहां अगर ये आपके पास जो है वो कोड का ऑप्शन आ रहा हो डाउनलोडेड बस में, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको साथ साथ कोड करते जाएं जब भी पढ़ रहे हों, भले यहाँ पढ़ रहे हैं या जो है वो साथ में आप अपने पास डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है वो कोड साथ साथ करते जाएंगे तो उसका फायदा ये है कि, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज का फायदा ये है कि इसमें अच्छे अंदाज में आप इसको कोड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, माइक्रोसॉफ्ट एज में जब इसको ओपन करते हैं पीडीएफ को, तो किसी भी चीज पे आके आपने इसको कॉपी किया, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, येलो हाईलाइट कर दिया है, इसमें जो है वो आपने कमेंट्स डालना चाहें
तो वो जो कोड आपने बनाया है वो आप कोड जो है वो डाल सकते हैं किसी भी जगह पे। तो उसका फायदा ये है कि आप एक कॉपी अपने पास रखें और उसको ओपन, भले हमारा ऑनलाइन भी लेक्चर हो रहा हो तब भी जो है अपने पास वाली कॉपी को ओपन कर लेंगे, अगर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे तो वहीं पर आप कोडिंग करते जा सकते हैं। तो आपके लिए बाद में रिवाइज करने में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपने वो जो कोड याद रखा है, कोड किया है वो याद रखेंगे तो आपको पूरी बात याद आ जाएगी। जब आप उसको देखेंगे कोड को आपको पूरी बात याद आ जाएगी, भले एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद भी आप पढ़ रहे होंगे। तो आमतौर पर इंसान ने जो चीज अपने हाथ से लिखी हुई होती है, अपने दिमाग से लिखी होती है, वो चीज उसको उसकी तफसील याद आ जाती है। तो एक दफा करके देखिएगा, मजा नहीं आया तो पैसे वापस दे दीजिएगा फिर। तो ये जो है वो मैकेनिज्म हम इसको इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी डायरेक्ट पढ़ रहे थे तो चलें, अभी इसमें माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर ही लिया है तो उसी में चले जाते हैं ताकि इसको वाकई देख सकें कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5 है ये, और शरिया स्टैंडर्ड नंबर 13, 8, 8 पे आ गए हम। 8। अच्छा, ये जो है इसमें अपेंडिक्स तक आ गए। चले, अब टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट बचे तो हम इसको रिमेनिंग को रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अब आपके लिए पढ़ना इतना मसला नहीं होगा, कोड करना मसला नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों की तरफ से जो कोड आए थे वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने वाली कॉपी में, और आप अपने पास भी कर सकते हैं। जैसे 2.2 को जो है वो आपने कोडिंग की है अक्सर लोगों ने, तो 2.1/2 सही, इसमें आपने ये कोडिंग की थी। मैं इसमें गया हूँ, इसमें चैट में गया, ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, और इसके बाद 2/1 और 2 मिक्सअप, क्योंकि बाज लोगों ने 1 पे बात की है और बाज लोगों ने 2 पे, क्योंकि हम 1 पे डिस्कशन कर रहे थे तो वो शायद समझे कि हम 2 पे डिस्कशन कर रहे थे, तो समझे कि शायद हम 2 की ही बात कर रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन सही है, इसको सिलेक्ट किया और इसको मिसाल के तौर पर ऐड कमेंट्स में जाके मैंने ये, आपने जो जो कोड कहे तो वो यहाँ पर आ गए। तो आप अपने किए हुए कोड जो है वो रख सकते हैं, दूसरों के भले भूल जाएं, कोई मसला नहीं है। ये तो मैंने वैसे ही एक यादगारी तौर पर रख लिया कि मेरे स्टूडेंट्स ने क्वालिटेटिव रिसर्च का पहला पहला मरहला यानी कोडिंग जो है वो किसी हद तक सीख लिया। तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में भी काम आएंगी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, बड़ी ज़िंदगी से करीब चीज़ है। उसमें नंबर्स नहीं होते, उसमें अल्फाज होते हैं, और जिंदगी में हमारे पास अल्फाज ज्यादा होते हैं, नंबर्स कम होते हैं। ये एक चीज देखिएगा। अब इसी तरह इसमें 2.3, 2.4 वगैरह इसको हम कोडिंग कर सकते हैं। खासतौर पर जो ज्यादा बड़े पैराग्राफ हैं, आपको लगे कि यार बार बार कौन पढ़े, तो एक दफा पढ़े उसको, एक या दो या तीन या चार वर्ड्स के अंदर या एक लाइन के अंदर उसको कोड कर लें, ताकि फिर जब आपको दोबारा देखना हो एग्जाम में, क्विज में, तो आपको बहुत आसानी से उस पर कमेंट करना आसान हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर इस पर आपने ये किया, इसको, सही है। तो इस तरह जो है ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। रिमेनिंग हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है थोड़ा सा शॉर्ट है। पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, तो इस तरह एक एक करके हेडिंग्स तो यहाँ पर डली हुई है। अलबत्ता जो मेन सब क्लॉजेज हैं उसकी वर्डिंग ज्यादा है, हेडिंग नहीं है। तो आप इसको आपस में डिस्कशन के जरिए भी और इंडिविजुअल रीडिंग के जरिए भी इसको कोड कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो PDF रीडर है ये निस्बतन इस मामले में बेहतर है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी आसान तरीक़ेकार हैं इसमें। आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस, कमीशन एंड एक्सपेंसेस, ये मुराबाहा चूंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो अब इसमें कौन से एक्सपेंसेस कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें डिस्कस की गई हैं। फिर गारंटीज रिलेटेड टू द कमिटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि मुराबाहा जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो साइन होगा, एक्चुअल क्लाइंट ये एसेट परचेज करने के लिए तैयार होगा, इसकी क्या गारंटी है, तो ये हमें इसमें 2.5 के अंदर जो है 2/5 के अंदर क्लॉज के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह अक्विजिशन टाइटल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अर्रिबहु बिज़्ज़मान ला तबिअ लैसा मा इंदक, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। दो अलग अलग हदीस हैं हमारे पास या फिqही मकूले हैं। इसमें जो है वो चीज़ जब तक आपकी मिल्कियत में ना हो, बैंक की मिल्कियत में ना हो, बैंक नहीं बेच सकता। तो मिल्कियत से मुराद क्या है? टाइटल।
सही, बैंक के टाइटल में हो, भले डॉक्यूमेंट्स में नाम में हो या ना हो, लेकिन एक्चुअल ऑनरशिप में हो, बैंक उसके नफे नुकसान का जिम्मेदार हो। इसी तरह पोजीशन, पोजीशन जो है वो हमने पढ़ा था कि पोजीशन दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और फिजिकल पोजीशन। तो ये जो है इस क्लॉज नंबर 3 जो है वो उससे रेलिवेंट चीजों को डिस्कस कर रहा है। अगेन इसके अंदर सब क्लॉजेज हैं, लेकिन अब जो है वो आप आराम से इंशाल्लाह इसको रीड कर लेंगे अगली क्लास से पहले, और अगली क्लास में इस पे क्विज इंशाल्लाह आप लोग दे देंगे। और अगेन यूं समझ लें कि आपकी एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, 2-4 हफ्ते बाद एग्जाम है। तो ये जो है जब आप ये दो चीजें सिर्फ पढ़नी है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, भले आप वीडियोस देखें ना देखें, दो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ने हैं। एक चैप्टर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 13, और मुराबाहा स्टैंडर्ड नंबर 8, ये दो चीजें पढ़नी है। और इसकी बेस पर जो है वो इंशाल्लाह आपको इस टेस्ट और क्विज भी देना है और एग्जाम भी इंशाल्लाह। अच्छा जी। पर हमें ये नोट्स पढ़ने हैं और वीडियोस देखनी है क्विज के लिए बस। वीडियोस भले आप ना देखें, टाइम अगर शॉर्ट पड़े ना, वीडियोस भले ना देखें, ये दो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लें, शरिया स्टैंडर्ड नंबर 8 और मुराबा चैप्टर नंबर 13, दो दो डॉक्यूमेंट बस। वीडियोस देखना चाहें वो सही। आपकी सपोर्ट के लिए है, सही। आप देखना चाहें अच्छी बात है। अब ये देखें, इसमें जो है इन्होंने अपेंडिक्स 1 के अंदर क्या दिया है कि कस्टमर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट जो ऊपर तस्करा आया था कि वो विश करेगा कि मैं ये चीज एसेट करना चाह रहा हूँ, ये परचेज करना चाह रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट जो है जमीमा नंबर अपेंडिक्स ए के जरिए जो है नोटिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस कस्टमर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑफ परचेजिंग एसेट और गुड्स एज एजेंट फॉर इंस्टीट्यूशन, ये बता रहे हैं कि ये जो है मैंने एसेट परचेज कर लिया आपके एजेंट के तौर पर, और उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद दूसरी चीज है कि मैं अब ये एसेट परचेज करना चाह रहा हूँ आपसे, सही है। तो ये बेसिकली यूँ समझ लें कि एक्चुअल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो हमने पढ़ा था इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ये कस्टमर की तरफ से ऑफर आ रही है कि मैंने एसेट परचेज कर लिया आपकी बिहाफ पे, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आके हमारे बैंक इस्लामी में जब था तो वहां पर हम जो है वो मुराबा इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट होती थी, उसमें बैंक का नुमाइंदा जाता था, देखता था कि माल जो है वो एज पर परचेज ऑर्डर है या नहीं है, ये सारी चीजें। उसके बाद बैंक जो है वो एक्सेप्टेंस का एक नोटिस जारी करेगा, उसका एक एक जो है सिंपल इन्होंने वर्डिंग्स बना के एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, एक सफे का, सही। और उसके बाद ये वाली चीजें भले आप इग्नोर कर दें, आप पढ़ना चाहें अच्छी बात है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड वगैरह, ये आपको स्टैंडर्ड किस तरह बना, कौन से साल में क्या काम हुआ, ये सारी तफसीलात आपको इसमें मिलेंगी। मेन स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट को और उससे रेलिवेंट जमीनों को याद रखें, सही। शरिया बेसिस ये इंपॉर्टेंट है, शरिया बेसिस जो है वो इसकी क्या है, हमने पढ़ा था ना, सोर्सेज ऑफ शरिया, कोई चीज इस्लामिक है या नहीं है, ये बात कैसे साबित होगी, तो ये हमें शरिया बेसिस से पता चलेगी। और शरिया बेसिस जो है वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, और इसको जो है वो आप बेस बना सकते हैं, सही है। तो उम्मीद है आज की हमारी इस सेशन के अंदर, इस रिकॉर्डिंग के अंदर हमने मुराबाहा स्टैंडर्ड को जो है वो थोड़ा सा गो थ्रू किया है। डिटेल में आप लोग रीड कर सकते हैं, मेनली इसमें मेन स्टैंडर्ड के उसको, और जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है, इसी तरह शरिया बेसिस वाला पोर्शन है, इसको आप फोकस करेंगे। और यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। किसी का कोई सवाल इससे रेलिवेंट हो तो विद इन रिकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, और इससे रेलिवेंट ना हो तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर हम बात कर सकते हैं।